हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। पूनम की पढ़ाई पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो फिजिक्स की पहली क्लास हो चुकी है, आपने देखी भी होगी। आज दूसरी क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे मोशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मोशन की, गति। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? इसमें बेसिकली हमें पढ़ने हैं, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद हमें पढ़नी है इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉ की। ठीक है, मोशन से रिलेटेड इन्होंने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, इतना कुछ आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सीधा सीधा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका चैनल है। ठीक है, आप चाहेंगे तभी ग्रो होगा। ठीक है, और ग्रो होगा तो बहुत सारे दोस्तों तक पहुँचेगा। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, चलो मोशन की बात करेंगे, गति की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की। ठीक है, डिस्टेंस की। ठीक है, दूरी एक एक्चुअल चीज है। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द कवर्ड बाय अ बॉडी, मीन्स एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, वास्तविक लंबाई को तय किसी वस्तु द्वारा, ऐसे डिफिनेशन लिखते हैं इसे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। मीन्स इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मीन्स किसी वस्तु द्वारा एक्चुअल पाथ, जो उसका सही में रास्ता है ना, जितनी लंबाई तक वो कवर करता है, उसी को दूरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोई ए से बी जाता है, ठीक है, तो ये दूरी हुई। ठीक है, कोई ए से बी इस रास्ते से जाता है तो ये भी दूरी ही हुई। ठीक है, दोनों ही केस में दूरी ही है। इसमें दूरी कम है, इसमें दूरी ज़्यादा है। ये शॉर्टकट रास्ता है, ये घुमा के रास्ता है ना, लॉन्ग वाला रास्ता। तो ये बात समझ में आ गई होगी। मीन्स यहाँ पे दिशा से रिलेटेड कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या हुई? एक अदिश राशि हुई। कैसी राशि हुई? एक अदिश राशि हुई, मीन्स स्केलर क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? मीटर होता है। ये भी बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, दो चीज़ें बात करनी है हमें। एक तो राशियों से रिलेटेड और दूसरा मात्रक से रिलेटेड, और तीसरा इसका फॉर्मूला। तो दूरी अभी स्टार्ट ही हो रही है, तो भी इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। बस आप इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? विस्थापन। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, मीन्स किसी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी ना, वही उसकी विस्थापन होगा। मीन्स किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट, ठीक है, दूरी। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है भाई, एक तरीके का दूरी ही है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे बात की गई शॉर्टेस्ट पाथ की, जैसे ए से बी जाना है हमें, है ना, तो ए से बी का एक रास्ता ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, तीसरा ये डायरेक्ट भी हो सकता है। जिसमें विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन आपका यही तीसरा वाला हुआ, क्योंकि कम से कम दूरी यही। इससे छोटा रास्ता है क्या कोई? अगर इससे छोटा रास्ता है तो विस्थापन वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि ए से बी जाने के लिए इससे आसान रास्ता है, मतलब इससे छोटा रास्ता कोई नहीं है। आसान की बात नहीं कहूँगा, इससे छोटे रास्ते की बात कहूँगा। ठीक है, तो इससे छोटा रास्ता कोई नहीं है, इसलिए इसका विस्थापन क्या हुआ? ये विस्थापन हुआ। ये भी दूरी हुई और ये भी दूरी हुई और ये भी दूरी ही है।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब सारी दूरी विस्थापन हो सकती है लेकिन सारे विस्थापन दूरी नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट भी याद रखना, आरआरबी, ठीक है, एएलपी में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था कि क्या सारी दूरी विस्थापन होता है या फिर सारे विस्थापन दूरी होते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं, मतलब जो अकॉर्डिंग क्या पूरा सही है कि सारी दूरी तो विस्थापन नहीं हो सकती लेकिन सारे विस्थापन दूरी जरूर है। ठीक है, क्योंकि ये भी विस्थापन है, ये भी दूरी ही है, हर एक चीज़ दूरी ही है। ठीक है, लेकिन विस्थापन तो केवल एक ही है, तो विस्थापन जो होगा वो दूरी भी होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो सदिश होगी इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब माइनस में भी लिखा जा सकता है विस्थापन को, प्लस में भी लिखा जा सकता है और जीरो में भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज दैट कि मान लो कोई दो बिंदु हैं और तीसरी बिंदु ये पीछे है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो जर्नी अपनी, ठीक है, इधर आपका डायरेक्शन प्लस में है समझ लो, इधर जाओगे तो माइनस में जाओगे। तो अगर मान लो यहाँ से ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आप ए से बी जाते हो, मान लो 5 मीटर है, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी बच्चा, वो होगी 5 मीटर। और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन भी यही शॉर्टेस्ट सबसे छोटा रास्ता यही है ए से बी जाने के लिए, तो वो भी 5 मीटर होगा। मतलब दूरी और विस्थापन एक ही है। लेकिन जब बात करेंगे हम वापसी की, ठीक है, जब जाते हो फिर आते हो, तो दूरी कितनी हुई? जब जाके यहीं पे आना है तो दूरी कितनी हुई? 5 गए और 5 आए, कितनी हो गई? 10 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन जहां से गए थे वहीं तो हो आप। ठीक है, तो 5 प्लस में गए लेकिन फिर वापस आए तो माइनस में, क्योंकि इस साइड हमने क्या बताया, माइनस में लेना है आपको। माइनस में आपका घट गया और जीरो बन गया, मीन्स जहां थे वहीं हो। विस्थापन का एग्जैक्टली मतलब होता है जहां सबसे पहले थे और जहां अब हो, उन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे कम से कम दूरी जो है ना, वही विस्थापन होगा। तो यही थे, यही हो, इनके बीच में कोई अंतर है नहीं है, इसलिए विस्थापन क्या हुआ? जीरो हुआ। लेकिन दूरी आपकी कवर करती है कि हाँ पीछे आपने किया क्या, तो पीछे आपने गए और आए, 5 और 5 10 मीटर हो गया। ठीक है, दूरी 10 मीटर, जबकि विस्थापन, अगर आपसे पूछे कि कितनी दूरी चली तो आप बताओगे 10 मीटर। आपने पूछा विस्थापन क्या है आपका, कहोगे 0 मीटर। कहेगा मूर्ख हो, वहीं तो हो। ठीक है, फालतू का टाइम बढ़ा रहे। दूसरी चीज, अगर सी पे चले जाते हो, अगर ए से सी पे चले जाते हो, तो मान लो 5 गए थे 5 आए थे, और ये मान लो ये भी 10 मीटर है, तो 5 और 5 तो दूरी तो यही थी, 5 और 5 गए थे। मान लो यात्रा यहीं से इधर ही से आरंभ किए थे, गए थे ए से बी, ठीक है, ए से बी गए, फिर बी से फिर ए आए, फिर ए से फिर सी पे चले गए, तो कितनी दूरी की है? 5 गए फिर 5 आए, ये 10 और इधर 10, कितना हो गया बताओ जरा। देखो दूरी लोगे तो फिर जोड़ना ही पड़ेगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, डायरेक्शन का उसको कोई लेना देना नहीं है, दिशा से कोई मतलब है नहीं। 5 5 10 और 10 10 20, 20 मीटर, ये क्या हो गई? दूरी हो गई। बात करेंगे विस्थापन की, तो 5 गए थे 5 आए थे, ये तो यही जीरो हो गया, तो इधर गए तो माइनस में हुआ, और विस्थापन की वैल्यू क्या हो गई? -10 मीटर। माइनस शो करता है विपरीत दिशा, माइनस क्या करता है? विपरीत दिशा को शो करता है कि हाँ आप जहाँ से चले हो उल्टा चले हो, 10 मीटर पीछे गए हो। ठीक है, तो पीछे के लिए माइनस, आगे के लिए प्लस, और वहीं पे हो तो जीरो। तो ये चीज़ों, इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो विस्थापन हो सकता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी, तीनों केसेस आपने समझ लिए इस डायग्राम में। ठीक है, विस्थापन भी हो गया। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा एक्सेलरेशन, त्वरण का, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, जो आपके एग्जाम में आ गया वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है ना। तो अब बात करते हैं हम त्वरण की। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन त्वरण पढ़ने से पहले हमें वेग और चाल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? चाल और वेग। दोनों को मैं डिफरेंस से ही समझा देता हूँ, आप समझ लेना। चाल, चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और यहाँ पे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है? विस्थापन भी पढ़ लिया आपने, दूरी भी पढ़ लिया। अब जरा आप बताओ, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का सेकंड, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया? चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया। वेग का मात्रक जरा बताओ।
विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का सेकंड, इसलिए इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। मात्रक में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं राशि की, है ना। राशि की बात करेंगे तो ये दूरी अदिश है और ये भी अदिश है ना। तो आंसर क्या आएगा? अदिश आएगा। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि यहाँ पे विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है और ये अदिश है। तो सदिश और अदिश मतलब जो सदिश है, जहाँ पे सदिश लग गया वो सदिश ही हो जाएगा। तो वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, मतलब वेग प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जबकि जो चाल होगी वो हमेशा ही दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है ना, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। दोनों चीज़ें समझ में आई? ठीक है, वेग और चाल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वेग और चाल दोनों के फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चाल बराबर दूरी बटे समय रट्टा होगा आपको। ठीक है, कि स्पीड, इसको अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं और इसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी दूरी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे विस्थापन, इतना ही अंतर है। ठीक है, इतने ही अंतर से क्वेश्चन आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट रहना है आपको। ठीक है, गलत तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका त्वरण। अब आ जाता है त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मींस वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, दर जहां भी आए ना, दर जहां भी आए इसका मतलब समय से भाग, दर का मतलब ये होता है समय से भाग करना है। अब स्टेटमेंट समझना, वेग में परिवर्तन होगा, डेल्टा वी मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई समय। ठीक है, दर का मतलब हमने समय ही बताया। ठीक है, तो डेल्टा टी लिख दो, ऐसे समय में अंतर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। स्टेटमेंट से क्लियर हो गई बात समझ में? वेग परिवर्तन, परिवर्तन के लिए डेल्टा लगाते हैं। अगर ये अच्छा ना लग रहा हो तो आप ऐसे लिख लो, वेग पहले बी, मान लो b1 था, अब b2 हो गया तो b2 माइनस b1, परिवर्तन कितना हुआ? इतना हुआ। ठीक है, अब ऐसे इस समय पे समय भी t2 हो जाएगा और समय भी t1 रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण को a से डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब अब जरा आप बताओ यहाँ से कि वेग में से कुछ वेग निकाल दो तो बचेगा क्या? वेग ही, है ना। वेग अंतर बचेगा ना, वेग के बीच का अंतर बचेगा वेग ही। और नीचे समय में से समय घटाओगे तो बचेगा तो समय ही। भाई 10 सेकंड में से 5 सेकंड घटाओगे तो 5 सेकंड इज द यूनिट ऑफ सेकंड, टाइम, है ना, समय। तो नीचे समय, ऊपर वेग। अब मात्रक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वेग का मात्रक क्या बताया था अभी? मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाई समय का मात्रक सेकंड, इसलिए मीटर अपान 2 सेकंड हो गया सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब जरा आप बताओ, जो वेग था यहाँ पे चाल नहीं है, वेग तो एक कैसी राशि थी? सदिश राशि थी। वेग कैसी राशि थी? सदिश राशि थी। जब वेग सदिश राशि है तो वेग से ही त्वरण बना, तो त्वरण कैसा हुआ? ये भी सदिश राशि हुआ। ठीक है, मीन्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ, है ना, सदिश राशि। तो ये राशि, मात्रक और फॉर्मूला, तीन ही चीज पढ़नी होती है फिजिक्स में, और कहीं कहीं कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट, चौथी चीज। स्टेटमेंट तो बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला है। फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ जाता है, अदरवाइज एग्जाम में आपके फॉर्मूला और यूनिट, फार्मूला और मात्रक ही आता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक्सेलरेशन जब सदिश राशि है तो बच्चा बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब आपसे कभी कभी ग्राफ के बारे में बात कर लेता है क्वेश्चन में। ग्राफ, ग्राफ देख के बताओ यहाँ पे ये किसके बीच में है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग डिवाइडेड बाई समय, यही तो होता है। तो मैं यहाँ पे क्या दूं? क्या वेग जो ऊपर है ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है नीचे लिखेंगे फॉर्मूले में। तो इसका मतलब ऐसे दिया रहेगा, कहेगा वेग समय ग्राफ है ये। वेग समय ग्राफ किस चीज़ को डिफाइन करता है या क्या बता रहा है? ऑप्शन में रहेगा दूरी को, त्वरण को,
ठीक है, बल को या फिर किसी और चीज को, तो आपको ऐसे डिवाइड करना है, वेग बटे समय किस चीज का फॉर्मूला है, त्वरण का है। तो ये ग्राफ किसका हुआ, त्वरण का हुआ। पहली चीज तो ये किसका ग्राफ हुआ, त्वरण का ग्राफ हुआ। ये भी बात समझ में आ गई। अब जैसे ये बताओ, त्वरण ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे त्वरण धनात्मक है। हो सकता है कि वेग में अंतर ना हो, मान लो वेग सीधे चल रहा है तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे जितना है भाई, यहाँ पे सामने 10 है तो यहाँ भी 10 है और आगे भी 10 है, तो 10 और 10 में से गया 0, यहाँ पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे त्वरण 0 मिल रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल रही है। जबकि यहाँ पे पहले कुछ और था और कुछ और हो गया, ऐसे जाएगा तो धनात्मक, सीधा जाएगा तो 0, और नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, सीधा सा कॉमन सी चीज बताओ, ऋणात्मक होगा नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बाइक लेते हो, ठीक है, बाइक का जो एक्सीलेटर है उसको देते हो, सबसे पहले बाइक रुकी हुई थी, बाइक रुकी हुई थी, 0 पे थी, उसके बाद आपने एक्सीलेट कर दिया, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिल गई आपको, है ना। तो 10 मीटर मिलने के लिए मान लो कुछ टाइम मिला होगा आपको, यहाँ पे ऐसा दिखा दो, मान लो 2 सेकंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में 2 सेकंड लगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे त्वरण पूछता तो कैसे निकालते, 0 से 10, इसका मतलब 10 और 0 का अंतर कितना हुआ, 10, बाद वाले से ही पहले वाले को घटाना है, पहले वाले से बाद वाले को नहीं घटाना है। बाद में कितना मिला आपको, ये सामने ना यहाँ पे है, इसको डॉटेड करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और पहले क्या था, 0 था, तो 10 में से 0 चला गया, डिवाइडेड, समय पहले कहाँ था, 0 पे था, अब क्या है, यहाँ पे 2 सेकंड लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड है, तो 2 में से 0, त्वरण निकालने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ मैं आपको। अब 10 में से गया 0 और ये बच गया 2 और आ गया आपका क्या, 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 5, लेकिन मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कैसे लिखोगे, पॉजिटिव में है, क्यों पॉजिटिव में है, बाद वाला ज़्यादा है, पहले वाला कम है। यहीं पे ये मान लो 0 आ जा रहा है ना, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ये सीधा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे देख लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो यहाँ भी 2 सेकंड लगा, फिर यहाँ भी इतनी दूर में 2 सेकंड लगा। ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। अब जरा आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक 10 से 10, मतलब मैं यहाँ पे अगर O माना था, ये A माना था, ये B माना था, ये पूरी कहानी OA के लिए किया था, अब मैं AB के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। AB के लिए वेग में परिवर्तन है, कुछ त्वरण निकालना है हमको, वेग में परिवर्तन नहीं है क्योंकि पहले 10 है, बाद में भी 10 है, तो 10 में से 10 घटा दो और समय निकाला 2 में से 0, मतलब 2, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना सेकंड, 2 सेकंड, ऐसे ही लिख लो सीधा सीधा। 10 में से 10 गया 0/2, आपका क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। इसीलिए यहाँ पे जब फ्लैट दिखे, कहने का मतलब ये है कि जब आप बाइक स्टार्ट करते हो, जब बाइक को स्टार्ट करके उसका वेग बढ़ाते हो तो वहाँ पे त्वरण पॉजिटिव, जब ऐसे देते हो तो पॉजिटिव, जब एक कांस्टेंट स्पीड से रोक लेते हो रास्ते में तो वहाँ पे कोई त्वरण नहीं दे रहे हो, एकदम आराम से चल रही है, एक ही रेशियो, एक ही स्पीड से। जब स्पीड एक ही हो तो वहाँ पे वेगांतर 0 हो जाता है, क्योंकि वेग पहले का और लास्ट का वही है। लेकिन जब कभी बैरियर आ गया रास्ते में या कोई रेड लाइट आ गई तो आप ब्रेक लगाओगे, और ब्रेक लगाओगे तो पहले ज़्यादा थी स्पीड, अब लास्ट में 0 हो जानी है या कम हो जानी है, तो कम हो जानी, जब बाद में कम होगी तो ऋणात्मक आ जाएगा। कैसे, अब जरा तीसरे केस में देखो, बी, ये यहाँ पे सी कर दो, है ना, तो बी सी के लिए इधर देख लो, बी सी के लिए पहले क्या था, यहाँ से इतने रीजन को हम देखेंगे इस साइड से, है ना, तो 10, पहले 10 था, अब हमें घटाना होता है बाद वाले से पहले वाले को, बाद वाला क्या है, 0 में से 10 चला जाएगा, डिवाइडेड, यहाँ भी मान लो 2 ही सेकंड लगता है, 2 सेकंड, कितना आ गया, -10/2, इसका मतलब क्या आ गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया त्वरण, इसके लिए -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण के लिए आपको ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि वेग अब जो भी इस पे लिखा रहे, जो भी इस पे लिखा रहे उसको डिवाइड कर देना सीधा, जिस चीज का फॉर्मूला बने वो समझ लेना, उसी चीज का है ये ग्राफ, ठीक है, वही रिजल्ट में निकलेगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा से, ठीक है, देखिएगा इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये आपके लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 101% यहाँ से त्वरण से तो आना ही आना है, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे ग्राफ आ जाए, या फिर इसकी डेफिनेशंस आ जाए, या मात्रक आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही ये ग्राफ और देखो, ये आप पहचान के बताओ किसका ग्राफ है ये। मैं इधर लिख देता हूँ दूरी, इधर लिख देता हूँ समय, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय किसका होता है, जरा बताओ ध्यान से, दूरी बटे समय चाल का फॉर्मूला है ये, तो इसका मतलब आपसे यहाँ पे चाल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है।
ठीक है, कैसे भी हो सकता है। ये दूरी बटे समय जो होता है ये चाल का मात्रक है, मतलब ये चाल का ग्राफ है। ठीक है, अगर ऐसे ही आपसे ग्राफ पहचानने के लिए बोले, यहाँ पे विस्थापन लिख दे, यहाँ पे विस्थापन लिख दे, यहाँ पे क्या लिख दे, समय लिख दे, और यहाँ पे 0, तो विस्थापन बटे समय किसका, कुछ भी ग्राफ दे दिया है। ठीक है, किसका ग्राफ है ये, वेग बटे विस्थापन बटे समय, ऐसे देख लिया करो, विस्थापन बटे समय। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका है, वेग का है। ये किसका ग्राफ है, वेग का। तो यहाँ से क्वेश्चन को ग्राफ के हिसाब से समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जब आपके सामने ग्राफ आएगा कभी तो आप हड़बड़ाना मत। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना कि क्या है वो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की और उसके बाद न्यूटन के लॉ की। सबसे पहले आपको ध्यान रखना इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। जब आपसे गति के समीकरण के बारे में बात करें तो 3 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला आपको याद रखना है v = u + at याद रखना है। दूसरा s = ut + 1/2 at² होता है। तीसरा होता है v² - u² = 2as। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और सीरियल से यही याद करना है। अगर आपसे पहला बोला जाएगा तो पहले के लिए यही याद करना है, नहीं तो याद तो कर लो लेकिन अल्टरनेट कर दो इधर से उधर। ये सोचो कि तीनों याद है, तीनों से नहीं मतलब है। मतलब ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इससे भी मतलब है आपको। और जो ये v है ये क्या है, अंतिम वेग है। क्या है, अंतिम वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। इसको अंग्रेजी में इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। एस क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है या दूरी हो जाती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ही चीजें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज आपका आ जाता है ए क्या मतलब क्या है, त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन। ये तो आप अच्छे से जानते हो, अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो टी दिख रहा होगा वो है टाइम, समय। बस इतने ही चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, इसी चीजों से मिलके बन गया है ये तीनों इक्वेशंस। आपको कैसे बना है वो नहीं जाना है। ठीक है, बना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, मतलब फर्स्ट मोशन की इक्वेशंस क्या है, प्रथम गति का प्रथम समीकरण होता है। ये 3 के तीनों दे दिया, चौथा कोई और दे दिया, F = ma दे दिया चौथा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि पहले के लिए आपको पहला ही ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, या फिर ऐसे कोई इक्वेशंस लिख के बोलता है ये गति का पहला समीकरण है ऑप्शन नंबर 1, दूसरा समीकरण है ऑप्शन नंबर 3 में, तीसरा समीकरण है, या फिर चौथा कुछ और भी बता दिया। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला नंबर्स के अकॉर्डिंग याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, जब आप प्री निकाल लोगे तो मेंस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे बात करें तो न्यूटन्स के लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोशन से रिलेटेड इन्होंने लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ न्यूटन्स का, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, ठीक है, और थर्ड लॉ, ठीक है, तृतीय नियम। प्रथम बोलते हैं, द्वितीय बोलते हैं और तृतीय बोलते हैं, 3 लॉ बोलते हैं। ठीक है, तीनों में से तीनों को समझना है, बिल्कुल बहुत आसानी से समझना है। इस लॉ को ही गैलीलियो का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी इस नियम को जाना जाता है। जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ गैलीलियो भी इसे बोला जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू इस नियम के अनुसार क्या कहता है, कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ऐसे लिख लो आप, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। ठीक है, यदि वह गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। ठीक है, मीन्स व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, या फिर और इन मोशन, देन इट विल बी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट।
ठीक है, अनटिल अनलेस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए तब तक कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसी से बल की परिभाषा मिलती है, इसी से या इसी नियम से बल की, ठीक है, बल की परिभाषा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे नियम की बात कर लें। ठीक है, मीन्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है, क्योंकि यहीं पे बल की बात की गई कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए, बल का नाम ले लिया न्यूटन ने, इसी में लिया था, इसीलिए बल की परिभाषा इसमें मिलती है। जबकि बल का व्यंजक मीन्स फॉर्मूला ऑफ फोर्स इससे मिलता है, द्वितीय नियम से। ठीक है, और इस नियम में क्या कहा कि बल का व्यंजक कैसे निकाला इन्होंने कहा कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, मीन्स संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को। ये डिफाइन कर रहे हैं अंदर से जाके, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये इनकी स्टेटमेंट थी, कहते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि F बराबर ma। ठीक है, आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं, F इज इक्वल टू ma न्यूटन का कौन सा लॉ है या फिर द्वितीय लॉ है। ठीक है, द्वितीय लॉ है, पहला क्वेश्चन दे सकता है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है इसमें, F बराबर ma या फिर कुछ और। ठीक है, तो दूसरा ये बताना है आपको, और अगर ये दे दे तो आप समझ लेना न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। ठीक है, m मतलब द्रव्यमान, मतलब मास है ना, और a मतलब त्वरण, जानते ही हो आप, एक्सेलरेशन, और F मतलब बल। ठीक है, और बल का मात्रक के बारे में बात करेगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है, भाई साहब अपने नाम पे दे दिए। ठीक है, SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और अगर आपके कभी 1 न्यूटन बराबर पूछे तो क्या बताओगे, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे बनाना है, F बराबर ma से देखना है। m का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, a का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए क्या दे दिया हमने, 1 न्यूटन के बराबर क्या लिख दिया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं बात कर लूँ CGS में, CGS प्रणाली में, ये तो SI की बात कर रहा था मैं, अगर मैं CGS में बात कर लूँ तो बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। और अगर आपसे एक डाइन पूछे कितना है, तो इसी किलोग्राम को ग्राम में बनाते हैं तो 10³ ग्राम हो जाएगा, और नहीं, यहाँ पे एक डाइन बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 डाइन बराबर, इसी को CGS में बदल दो, किलोग्राम को ग्राम में CGS में बोलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बोलते हैं, और सेकंड को सेकंड में ही बोलते हैं। तो ये CGS में हो गया, 1 डाइन बराबर। आपसे कभी कभी पूछता है 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो वो भी जरा ध्यान से देखो। 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि 1 डाइन में क्या होता है, 1 ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी किलोग्राम को ग्राम में बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हो, 1000 ग्राम होता है ना 1 किलोग्राम में, इसको बना दो। मीटर को सेंटीमीटर से बनाने के लिए 100 से 100 लिख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना सेंटीमीटर में, तब मीटर बनता है। इसलिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब देखो, किलोग्राम को आपने ग्राम में लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू लिख दी, और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया, सेकंड को आपको बदलना ही नहीं था। तो जरा ये 10³ है, 10² मल्टीप्लाई किया तो 10⁵। अरे कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, बताओ ना भाई, तो इससे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही क्या है, डाइन है। ये 10⁵ डाइन हो जाता है। इसका मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज, इतना समझ के आपको। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। ठीक है, तीसरे नियम को एक्शन रिएक्शंस के लॉ से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, कि इसमें क्या कहा न्यूटन ने, इसमें इन्होंने कहा कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट इनकी, मीन्स एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे नाव से जो किनारे पर कूदता है आदमी, तो नाव से जितना आदमी आगे जाता है, नाव उतनी ही तरफ उतने ही वेग से या उतने ही
बल से पीछे की तरफ कोशिश करती है जाने की, भले ही वो बांध दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, रोका जाए उसको। ठीक है, तो किनारे पर नाव से कूदता आदमी, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, बंदूक से निकली हुई गोली, रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, बंदूक से जैसे गोली निकलती है ना, तो बंदूक से गोली जितने वेग से आगे की तरफ जाती है, उसी हिसाब से उतना ही बल पीछे की तरफ लगता है। इसीलिए जवान क्या करते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, वो अपनी गन को सीने पे रखते हैं कि जो झटका लगे सहे, नहीं तो गन पीछे की तरफ आ जाएगी, अगर फायर हो गई तो फिर वो उल्टा हो जाएगा केस। ठीक है, आप तीसरा ये कर लो, रॉकेट की उड़ान में। ठीक है, तो ये तीन चार एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं तो ध्यान में रखना है आपको। जैसे जड़त्व से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो क्या बताओगे। ठीक है, जो पहले नियम का एग्जाम्पल है, कुछ वो शायद भूल गया मैं वहाँ पे लिखना, तो कुछ आप पहले नियम का, जड़त्व का एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि जड़त्व का नियम भी बोला जाता है प्रथम नियम। तो जड़त्व से रिलेटेड एग्जाम्पल, तो जड़त्व से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कोई ट्रेन या फिर रेलगाड़ी या फिर बाइक पे बैठे हो, अचानक रुकी हुई होती है, और रुकने से जब चलने चालू हो जाती है, तो उसमें जो यात्री बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं। जब कार आगे जाएगी या फिर मोटरसाइकिल आगे जाएगी या ट्रेन आगे जाएगी, तो आदमी जो उस पर बैठा रहेगा वो पीछे की तरफ उसका लोड लग जाएगा, है ना। ऐसे ही जब कोई चीज़ मतलब ये कार आगे जाके रुकती है, ठीक है, तब आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो भूलना नहीं है आपको। ठीक है, मतलब उल्टा आंसर देना है। जब आगे की तरफ जाएगी तो आप पीछे की तरफ झुकोगे, जब रुकती है, ब्रेक लगती है, तो आप आगे की तरफ झुकते हो। ये आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस भी किए हुए हो। ठीक है, तो ये जड़त्व का एग्जाम्पल है। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कंबल को आप धूप में से झाड़ते हो तो उसमें से धूल के कण निकलते हैं, वो भी प्रथम नियम जड़त्व का ही एग्जाम्पल है कि जब उस पर आप बल लगाते हो तभी धूल के कण बाहर निकलते हैं, अपने आप नहीं निकलते हैं। तो पहला क्या बताया था उन्होंने, जब कोई बल लगाया जाएगा तो स्टेट को परिवर्तित कर देगा, इसलिए पहले नियम का एग्जाम्पल हो गया ये 3। ठीक है, तो तीसरे नियम का भी एग्जाम्पल हमने 3-4 बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।